बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब तुर्किया के सदर की दावत पर तुर्किया रवाना हो गए हैं, जबकि साबिक़ वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब और परवेज़ खटक साहब ने सियासत से अलहदगी का ऐलान किया है। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि अगर तहरीक इंसाफ के बानी मुज़ाकरात चाहते हैं तो वज़ीर आज़म साहब को फ़ोन करें। इस समेत दिन भर जो मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, साबिक़ वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब और परवेज़ खटक साहब ने सियासत से अलहदगी का ऐलान किया है। इसके बाद जो हम मामलात देख रहे थे, क्या वो मामलात इस्तेहकाम की तरफ जाता आप देख रहे हैं या किसी तरह से भी कोई सियासत में आप इस वक्त ठहराव देख रहे हैं? ये खामोशी सी है अभी तो। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी मेरे ख्याल ख़त्म हो गई और आज तो बहुत ही मैं अफसरदा हूँ, इसलिए कि जब तक सूरज चांद रहेगा वो जो है वो उस्मान बुज़दार साहब जिनके लिए ये सारा स्यापा हुआ जी। तमाम बरसों में, वो आज निकल गए। और पूरी दुनिया ये बात समझाती रही कि जी मौसूफ से अलग किया जाए ख़ुद को, क्योंकि ये मौसूफ जो है ये करप्शन और एक तबाही और बर्बादी की दास्तान रकम कर रहे हैं बैठ के, लेकिन वो अब खामोशी से निकल गए। तो उस्मान बुज़दार जो हैं वो लेकिन बहरहाल निकल तो गए हैं, लेकिन जो करप्शन और मेगा करप्शन के स्कैंडल्स तो पीछा करेंगे। और लेकिन आप ये कमाल देखें, दूसरी बात जो है वो देखें, बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं ना और लोग जा रहे हैं, और यकीनन जो खान साहब को अफसोस भी होता होगा, हो रहा होगा कि ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, लेकिन एक लम्हे को वो ज़रा बैठ के ये देखें कि किसको कौन सा शख्स लाया था। मतलब मिसाल के तौर पे उनको अफसोस यकीनन ये जो केपी से लोग गए हैं, ज़ाहिर है परवेज़ खटक उनके पुराने दोस्त हैं, लेकिन परवेज़ खटक साहब जो है वो 1988 में पीपल्स पार्टी से वजीर बने थे। 88 जो मेरा ख्याल है क्रिकेट खेल रहे थे तो वो सियासत में उस वक्त थे शेरपा साहब के साथ गालिबन, वो जो ग्रुप था, यानी उनके जो सियासत में उस्ताद हैं वो आफ्ताब खान शेरपा हैं परवेज़ खटक साहब के। फिर वो शायद 1992 में भी बने, फिर वो तो मतलब वो 2002 में भी थे। वो सबसे पहले तहरीक इंसाफ से पहले वो बहुत एक तवील सफर, यानी आप सोचें ना पार्लियामेंट के अंदर वो 88 से हैं जी। तो वो, लेकिन बहरहाल वो बड़े मुखलिस, लेकिन जो उससे हटके जो शख्सियात हैं, हम कह सकते हैं जी इमरान इस्माइल का कह सकते हैं या बाकी लोगों का कह सकते हैं कि जो शुरू से साथ थे, लेकिन बाकी सारे लोगों पे गौर करें ना कि उनको कौन लाया है, ये भी तो देखें ना। मतलब कई लोग जो हैं जो मतलब अच्छे लोगों ने आने की कोशिश की, वजूद्दीन अहमद साहब या एस के बाबर साहब को हटा दिया, इसको तो मतलब कैसे, तस्लीम नूरानी साहब, ये शख्सियात जो हैं, तो ये तो खान साहब की मर्जी से बहुत सारे लोग आए नहीं और ना खान साहब को जवाब दे रहे थ्रू आउट। मतलब कई लोग तो अपने आप को, जैसे फवाद चौधरी साहब जो हैं, तो फवाद चौधरी साहब इमरान खान साहब से तो मतलब उनके जो भी इश्यूज होते थे तो वो तो फैज साहब से बात करते थे ना, या असद उमर साहब के कोई मसाइल होते थे तो वो बाजवा साहब से बात करते थे डायरेक्ट। उनका देखें, वो शादी याद होगी, शादी की तकरीब जो कराची में हुई थी जिसमें वो मोहम्मद जुबैर साहब भी थे और फैमिली, उनके फैमिली टर्म्स थे उनके साथ। तो मतलब ये बहुत से लोग जो हैं वो मतलब खान साहब को जवाबदेह नहीं थे, और वो जवाबदेह ही डायरेक्टली ही वो बात करते थे जाके। शेख रशीद साहब को जो वजारत मिली थी, वजारत दाखिला, तो किसने दी थी? बाजवा साहब ने दी थी ना, ठीक है ना। ये अलग बात है कि बाजवा साहब ने बाद में उनके बारे में जो ख्यालात का इजहार किया, तो मतलब ये मतलब अब वो जो पुरानी, जैसे मैंने कल भी जिक्र किया था ना, वो जो टर्की के अंदर एक एस्टेब्लिशमेंट ही साफ हो गई थी पूरी,
2010 तक एक पूरी स्टैब्लिशमेंट साफ हो गई थी वहां पे। ये वो स्टैब्लिशमेंट नहीं है जो 2010 में, मतलब उनको 5-6 साल लगे थे अर्दोगन को, लेकिन सही। पूरी स्टैब्लिशमेंट ही चेंज हो गई थी। वो जो सेकुलर स्टैब्लिशमेंट जो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के अंदाज़े फ़िक्र की स्टैब्लिशमेंट थी, फिर वो स्टैब्लिशमेंट आई थी जो कि थोड़ा सा, यानी जिसे कहना चाहिए कि इस्लामी रुझानात थे, और बाद में फिर उनका इख्तलाफ हो गया, फतह गलन, वो अलग बात है। लेकिन ये कि वो इस्टेब्लिशमेंट जो है, तो ये तो पुरानी, वो तो गए ना, तो वो जो इस्टेब्लिशमेंट ही चली गई। अब मैं ये बातें जो सुन रहा हूँ कि जी ये उधर जा रहे हैं, ये उधर, देखें जहांगीर तरीन साहब पहले से सियासत में, और जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो अगर हम परवेज इलाही साहब की ही बात सुने, तो परवेज इलाही साहब ये खुद कह चुके हैं कि जहांगीर तरीन साहब के लिए हमें कॉलें आती थी और ये था और वो था, और हम कहते थे जहांगीर तरीन। अब सियासत आप देखें, मेरी जब जहांगीर तरीन साहब से पहली मुलाकात कहाँ हुई? मेरी जहांगीर तरीन साहब से पहली मुलाकात हुई मुशर्रफ साहब के दौर में, जब वो परवेज इलाही साहब के मैं ऑफिस गया, तो वहाँ पर वो मतलब मैं आया पंजाब, ज़ाहिर मुल्क से बाहर, तो चैनल हमारा, तो लाहौर आया, तो वहाँ परवेज इलाही साहब के ऑफिस में, तो मुझे वहाँ पर साथ पता चला कि उधर ही परवेज इलाही साहब के मुआविन हैं। अच्छा। जहांगीर तरीन साहब उनके असिस्टेंट है, लेकिन मुशर्रफ साहब को उनका काम बड़ा पसंद आया, तो मुशर्रफ साहब ने उनको मरकज में बुला लिया बाद में। और वो जाहिर है वो उसके बाद वो इंटेलिजेंट आदमी है, और जाहिर है कि मतलब सियासत से हटके भी मतलब बहुत ज्यादा साजिशी आदमी नहीं है, यानी एक उनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही। उस वक्त मुशर्रफ साहब को ये था कि बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, तो इसको मेरे पास मरकज में भेजो, तो मरकज में आ गए। और फिर उसके बाद ये एक बहस चलती रही कि इन्होंने तहरीक इंसाफ ज्वाइन करनी है या एक ग्रुप बनेगा, वो ग्रुप अलायंस में जाएगा, इस तरह से 2011 में चलता बारे आ गए सारे। अब मसला ये कि इनकी अपनी शनाख्त है सबकी, ये जैसे शाह महमूद कुरैशी की अपनी शनाख्त है। शाह महमूद कुरैशी साहब तो पीपल्स पार्टी में जब मसला हो गया था ये रेमंड डेविस वाला और जो भी, और इसी तरह से जो है वो तो उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब ने मुशावरत की थी कि मुझे मुस्लिम लीग नून में जाना चाहिए या मुझे पीटीआई में जाना चाहिए। तो फिर उनको मशवरा ये दिया था, ये मशवरा उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से नहीं किया था, उन आपस में डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट तो उस वक्त ऐसा नहीं हो रहा था कि आप इधर से उधर चले जाएं, तो उस वक्त तक ये, तो उस वक्त जो है वो फिर ये हुआ था कि इनको ये दोस्त अहबाब ने कहा कि जी उधर मुस्लिम लीग नून में तो पहले ही बड़ी लंबी कतार है, आपको मियाँ साहब तक पहुंचते पहुंचते तो पता नहीं 15 आदमियों तक पहुंचना, क्रॉस करना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा, तो उधर तो सीधा इमरान खान तक डायरेक्ट है आप। हाँ। तो फिर इन्होंने ये कदम उठाया, और ठीक उठाया पॉलिटिकली। अब इशू ये है कि ये तो ये, लेकिन कुछ शख्सियात तो बिल्कुल, यानी अब देखें ना, यानी वो तो जो बाद में आए, ये 2018 के इलेक्शन से पहले, तो वो तो कई लोग तो जवाब ही नहीं देते थे ना। वो तो बात, वो कहते थे हमें तो, हमारे तो नाम ही वहां से इन साहब ने, तो हम उनको जवाब दें। तो फिर ये इनके दिल में भी ख्याल पैदा हुआ कि वही बस वही मुज़ाकरात, वही कमेटी, वही ठीक कर देंगे मामला, वही ठीक कर देंगे, मैं वही होता रहा। फिर होते लेकिन ये कि अब एक अफसोसनाक सी बात है जो आज हमने देखी कि जब वो कारकुन अदालतों पे पेश हुए, ख़ास तौर पे जो ख़वातीन आई, बच्चियाँ आई, ये वो वोटर्स हैं, ये वो कारकुन हैं जो कि, और उन्होंने वहाँ पे बाकायदा ये बात कही उन्होंने कि जो छोड़ के जा रहे हैं उनको बताओ कि हम अपनी जगह पे खड़े हैं, और ये रहना, ये एक हमारी सियासत का एक अजब सिलसिला है। यानी जो छोड़ के जा रहे हैं वो पलट के नहीं देख रहे इनको, ये यानी आज से 10 दिन या 12 दिन पहले तक वो इनके लिए जो है जनाब ये तस्वीरें उतरवा रहे थे, कोई सेल्फियां उतरवा रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई फलां कर रहा है, कोई ये, अच्छा तुम यहाँ लाओ, ड्यूटियां लगा रहे हैं इनकी जमान पार्क के बाद, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, गाड़ी के पीछे हटो, ये करो, फलां करो, ऐसे करो। और अब इनको पलट के कोई नहीं पूछ रहा, इनके घर वाले तो बड़ी बहुत, और ऐसे कोई 100 या 200 या 1000 नहीं है ऐसे, मुझे नहीं पता, लाखों या करोड़ों में होंगे पूरी दुनिया में, वो बहुत। लेकिन आप अलमिया देखें ना,
कि बस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। क्या हो गया? बस क्या किसी, अच्छा वो जो खवातीन ने भी आके वो जो अफवाहें फैली हुई थी कि जी टॉर्चर हुआ और ये हुआ, उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ, बस यहाँ आना ही हमारे, लेकिन वो आप देखें कि वो अजीब सी बात है कि वो जो है वो इनका ख्याल है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और उसके बाद कोई जहांगीर तरीन साहब के साथ चला जाएगा, कोई जो है वो अपनी दूसरी पार्टी बना लेगा, कोई जो है वो -1 पे लगा हुआ है, कोई इधर लगा हुआ उधर लगा है। नई पार्टी बनाने की एक ज़ाहिर है, जहांगीर तरीन साहब एक बड़ी ज़ाहिर है उनका अपना हल्का अहबाब है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊं कि ये ऐसे ही कोई बेढंगी सी पार्टी बनेगी। ये जो मैं जो नाम आ रहे हैं ना, ये मतलब देखें ये कुछ ऐसे ही बनेगा। एक ये भी है बात कि शायद जहांगीर तरीन साहब जाएं और नवाज शरीफ साहब के साथ मिलकर और अलायंस सीट एडजस्टमेंट कर लें। जाहिर है कि इनके भी लोग, बहुत से लोग हैं ना जो मतलब जो जहांगीर तरीन साहब को ही देखकर आए थे, अब वो सारे के सारे वो पहले तो अब वो मतलब तो वो अब वो या तो एक ये आइडिया है कि वो एक पार्टी यहाँ पे बने और वो फिर जाके नवाज शरीफ साहब के साथ वो अलायंस कर लें इलेक्शन में, लेकिन वो उस तरह से नहीं बन पाएगा कि जो यानी जो -1 करके, नहीं आप शख्सियत सोचिए ना, कौन -1 करके, मतलब यहाँ तो शख्सियत पे होता है ना, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो ये कोई जमात इस्लामी तो नहीं है ना कि जिनका एक सॉलिड मंशूर है। नहीं मंशूर है ना, मतलब तो फैल मोहम्मद साहब चले गए तो काजी साहब आ गए, तो मुनव्वर हसन आ गए, तो फिर उसके बाद जो है वो सिराजुल हक साहब आ गए, ऐसा तो नहीं है ना। तो चल रही बात यहाँ तो ये कि वो बिल्कुल पर्सनैलिटी ओरिएंटेड और एक पार्टी नहीं है, बहुत सारी पार्टी हैं। तो बहरहाल अब ये है कि अब ये आने वाले दिनों के अंदर जो है ये सब बंदियां कैसे होती हैं, बस ये देखना है। और उसमें ये मुकदमात जो 9 मई प्री-9 मई और पोस्ट-9 मई का जो पाकिस्तान है कट ऑफ डेट है, उसके बाद एक बिल्कुल रियासत चली गई जीरो टॉलरेंस पे। जीरो टॉलरेंस, जीरो, किसी का फोन, किसी की बात, किसी नहीं, मुल्क सबसे आगे पाकिस्तान की बात, और उस पर जीरो टॉलरेंस, जीरो कॉम्प्रोमाइज, जो कि होना चाहिए, बिल्कुल जो कि होना चाहिए। मैं तो ये एक अरसे से कहता हूँ कि पाकिस्तान है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, तो पाकिस्तान एयरफोर्स है, पाकिस्तान आर्मी है, तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट्स हैं, तो पाकिस्तान के अवाम है, तो पाकिस्तान का बात है, पाकिस्तान के पहले पाकिस्तान की बात है। तो अब वो एक पॉलिटिकल टर्मोइल सा है अभी, और वो जारी रहेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि बहरहाल वो सजाएं और अदालतें और वो सारे मामला तो अपनी जगह होंगे। कौन सी अदालत में कौन सा केस जाएगा, क्या होगा, अपील्स होंगी, वो हम आने वाले दिनों में देखते हैं, लेकिन वो तो होगा। दूसरी जो बात है वो ये है कि मैं सिर्फ अपनी एक राय का इजहार कर सकता हूं। वो ये कर सकता हूं कि जब तक हम दोबारा पलट के नजरियाती सियासत पे नहीं जाएंगे और सब अपने अपने मंशूर को, जाहिर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक मंशूर था एक ज़माने में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको जाहिर है कि इस्लामिक सोशलिज्म, वैसे आजकल की दुनिया में वो भी देखे ना, वो है अभी तक, आपको पता है पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा है, वो जो वर्ल्ड कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस होती है उसका हिस्सा है। वो अपने अपने मंशूरों की तरफ लौटें तो शायद बहुत बेहतर हो, और जितनी जल्दी वो लौटें, बजाय इसके कि वो जो है ना वो उसमें, क्योंकि ये पॉलिटिकल ऑर्डर खत्म हो गया है सारा, कि ये खत्म हो गया है, बिल्कुल खत्म हो गया है कि इलेक्टेबल्स और ये और वो, तो बिल्कुल अब जो कुछ हो रहा है इस वक्त मतलब बिल्कुल खत्म हो गया है। इसमें मुझे कोई आगे धड़े सब बंदियां, नई पार्टियां, वो उधर जाएगा, वो उधर जाके ठीक हो जाएगा, ये बिल्कुल अक्रॉस द बोर्ड अगर एहतसाब होना है तो अक्रॉस द बोर्ड एक दफा हो जाए, एक दफा हो जाए, बस एक दफा आप कर लेना, तो बस उसके बाद फिर ये मुल्क, उसके बाद IMF गले पड़ा हुआ है, कभी पैसा खा गए, कभी कोई पुल ही खा गए पूरा, मतलब ये नहीं कि पुल में कमीशन का, पूरा पुल ही खा गए, मतलब पूरा का पूरा जनाब एक प्रोजेक्ट ही, मतलब एक प्रोजेक्ट ही, मतलब ऐसा नहीं कि वो एक ट्रेन बननी थी तो ट्रेन में कोई पुर्जे खा गया, वो ट्रेन ही नहीं है, वो किधर है भाई, यहाँ एक ट्रेन होनी चाहिए थी, वो ट्रेन ही नहीं है, अस्पताल होना चाहिए था, यहाँ तो भैंसें बंधी हुई हैं, मतलब ये मतलब अजीब एक इतना गड़बड़ है। तो एक दफा ये इस क्राइम और इसको ठीक करें, ये देखें कि नाजायज कौन से लोग पकड़े गए,
शायद खान अब्बासी साहब कहते हैं ना बार बार नैब का, तो नैब में है, ऐसा हुआ है ना, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है, बिल्कुल ऐसे। तो उसको तो चाबी के तौर पे इस्तेमाल होना नहीं चाहिए। और बाकी ये है कि ये इधर उधर लोग अच्छा नहीं लगता। आप यकीन करें, मेरे तो इंतहाई ज़ाती हैं, काबिल एहतराम है, अभी तो जहन में नहीं, ख्याल में नहीं आता कि मुस्लिम लीग काफ के सदर जो है वो चौधरी सरवर साहब हैं। मतलब इसको चौधरी सरवर साहब को अगर कोई कहे ना चौधरी सरवर साहब, तो फौरन मेरे दिमाग में आ जाएगा चौधरी सरवर। लेकिन मुझे कोई कहेगा ना मुस्लिम लीग काफ के सदर, तो मुझे वो थोड़ा सा उसको मतलब उसको जरा हजम करने में तो दो रखेंगे कि यार एक मिनट ठहर जाए। तो अच्छा, तो बहरहाल अब ये किस तरह से चेस बोर्ड बनता है, कैसे अलायंसेज होते हैं, अभी सारा हवा में है, ठीक है ना। मुलाकातें इससे हुई, उससे हुई, उससे हुई। तो असल इशू इकोनॉमी का है। ये बजट जो है ये कैसा आता है, और हम फिर आईएमएफ में जा रही है अगली हुकूमत जो आएगी, मतलब या यही हुकूमत शायद दोबारा जाएगी अगर ये रहेंगे तो एक अजाब होगा बजट के बाद जो है वो। मतलब आपने फौरी तौर पे जून में ही आपने यानी इसी जून में आपने जिस जो महीना इसी में आपने दोबारा इसी टीम ने बात करना है, अगर ये रहेगी हुकूमत तो फिर दोबारा, यानी जो आपका नवा नहीं हुआ तो आप उनसे बात करेंगे कि हमें अगला प्रोग्राम देते हैं, वो कहेंगे एक मिनट ठहर जाओ, वो पिछले प्रोग्राम में क्या किया था तुमने। मतलब इतना बड़ा माशी बहरान सर पे खड़ा है इस महीने के इख्तिताम तक कि मैं समझ नहीं सकता कासिर हूं कि हम बताओ कौम कैसे निकलेंगे उससे। और ये जो मतलब ये इश्यूज है ना, आपके इकोनॉमी इशू है आपके, और ये जो आपने जैसे बात की, शहबाज शरीफ साहब तुर्की आज गए, तुर्की के पार्लियामेंट ने आज हलफ उठा लिया है। उनके दो इलेक्शन हुए ना, एक उनका पार्लियामेंट का हुआ है जहां पर उर्दुगन पहले ही मेजोरिटी ले गए थे पहले राउंड में, पार्लियामेंट में उनकी पार्टी आ गई थी अक्सरियत लेके। लेकिन सदारती इलेक्शन भी होते, दो इलेक्शन होते हैं ना, अलग अलग होते हैं, एक पार्लियामेंट का हो रहा है और एक सदर का हो रहा है। तो पार्लियामेंट में तो वो अक्सरियत ले गए थे, जो सदर का इलेक्शन था वो दूसरे राउंड तक पहुंचा, तो दूसरे राउंड में फिर वो जीते। तो अब उनकी तकरीबी हलफबरदारी हो रही है, तो उसमें दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, और उसमें खास तौर पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसमें नेटो से भी उनके सेक्रेटरी जनरल आ रहे हैं, और वो जाहिर है कि वो रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आप जरा इजाजत दे दें तो स्वीडन भी आ जाए। ठीक। तो लेकिन तुर्की स्ट्रॉन्ग पावर बन के इमर्ज हो रहा है। पाकिस्तान की, मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि पाकिस्तान के ऊपर बहुत प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर्स, कि आप अपना एक, और ये पाकिस्तान पे नहीं है, सारे मुल्कों पे है, लेकिन वो कहीं कहीं आपको एक डायरेक्शन लेते हुए नजर आते हैं। पाकिस्तान कोई डायरेक्शन तब लेगा रीजन में, उसी के नतीजे में इकोनॉमी ठीक होगी, उसी के नतीजे में आपके ये जो एक्सपर्ट पाकिस्तानी हैं ये बाहर जाएंगे, जॉब्स खुलेंगी उसी, क्योंकि आप एक पहले डायरेक्शन लेंगे ना कि ये हमारी ये पॉलिसी है भाई दुनिया में। इसका 110% पॉलिटिकल रंग है इसका आईएमएफ का जो प्रोग्राम डिले हुआ है, और कुछ गलतियां भी हैं हमारी, ऐसा नहीं है कि वो कह रहे हैं आप अपने सिस्टम को फिक्स करें, लेकिन वो जब आप सिस्टम ही नहीं फिक्स कर रहे आप तो हाँ, लेकिन उन्होंने ज्यादा सख्त शर्तें बनवाई हैं, ठीक है। और मतलब है कि मतलब तकरीबन सारी कह रहे हैं कि आईएमएफ ने हमारे सारी शर्तें मान ली थी ना, तो सारी शर्तें मान ली थी, उन्होंने कहा हम जाके करते हैं, अभी भेजते हैं आपको, तो क्या रह गया था, इतने अरब रुपया और डाल दो, इतने अरब रुपया 100 रुपया और डाल दो, इतना, मतलब एक लिमिट है ना। तो मतलब आप क्या चाह रहे हैं, कौन सी शर्त ऐसी है आखिर में आप, तो मतलब है कि ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अब तो क्या मतलब कल को कहेंगे कि ये जो पार्लियामेंट की कमेटी है, इस कमेटी की ऑडियो लीक्स भी आईएमएफ को भेजो, बजट भेजो, मतलब ये तो फिर बहुत ही ज्यादा ही कुछ हो गया ना मामला। इस तरह से मुल्कों के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं होती। हाँ ये कि आप अपना टैक्स का निज़ाम ठीक करें, हाँ ये कि आप आपके करप्शन का इंडेक्स आ रहा है, हाँ इस तरह की बातें आप रिफॉर्म्स करें, मनी लॉन्ड्रिंग, रिफॉर्म्स, बाकी चीजें। अच्छा, ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि दबाव की बात मैं जरा दोबारा करूं, क्योंकि देखें ये साउथ अफ्रीका का केप टाउन, और केप टाउन में हो रहा है ब्रिक्स का इजलास वज़ीर ख़ारजा का, और वज़ीर ख़ारजा का जो इजलास हो रहा है तो वहां पर पहुंचे हुए हैं सारे। ब्रेक ले लेते हैं वापस आके, नहीं, पाकिस्तान पे मैं आपको बताने लगा हूं ना, पाकिस्तान पे जो ये पॉलिटिकल दबाव आ रहा है ना, ये इसमें आपका क्या ख्याल है कि अरब ममालिक और यूरोप और चाइना और अमेरिका और आसपास के आपके उस पड़ोस के लोग नहीं देख रहे कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या, वो मतलब वो जो एक सिचुएशन है ना जिसमें आपने पोजीशनिंग लेनी है जी, ग्लोबल, ठीक है, ब्रेक ले लेते या रीजनल,
जी जी डॉक्टर साहब वापस आके बात करेंगे। नाजरीन एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे खित्ते की मामलात पर, और आपने कहा कि किस तरह से खित्ते में इस वक्त होने वाले डेवलपमेंट्स पाकिस्तान को मैं मुतासिर कर सिर्फ सकते एक बात यहाँ पे कहूँ कि ये जो आने वाला हफ्ता है इसमें जाहिर है कि सियासी सूरत हाल, ये सब बंदियाँ, बजट, महंगाई, ये सारा चलता रहेगा, लेकिन दो बातें ऐसी हैं जो बड़ी अहम हैं, हैं। जी और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले तो आज बड़ी खुशी हुई जब हमने फाइज ईसा साहब को और उमर अता बंदयाल साहब को देखा एक साथ, और वो गलत फहमियाँ छोटी मोटी वजाहत भी उनकी तरफ से हुई, तो बहुत खूबसूरत मंजर था जब बिल्कुल सही। उन्होंने वहाँ वो उन्होंने कहा कोई धड़ेबंदी नहीं, कुछ नहीं है, वो एक तस्वीर चली और बड़ा बयान है, बहुत अच्छा लगा, और अल्लाह का शुक्र है कि ये मामला हल हुआ। दूसरी जो बात है वो ये है कि दो मुकदमात ऐसे हैं अगले हफ्ते जो कि लिस्ट में आ गए हैं और जो बड़े हैरान कुन हैं। जी एक तो मुकदमा जो अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट सुनने जा रही है, जो मैं आपसे कहा ना कि ये अचानक, ये बरिड अलाइव चीजें अचानक उड़ जाती हैं। ये जो मुकदमा है ये 2017 में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने ये दरख्वास्त जमा करवाई थी, ठीक है। ठीक है। ये 9 जून को मुकदमा लगा, और ये इसमें ये था कि जी आप, यानी नवाज शरीफ साहब को जिस पनामा केस में सजा हुई, तो सिराजुल हक साहब का मौकफ ये था कि पनामा में तो 436 पाकिस्तानियों के नाम हैं, तो आपने सिर्फ एक केस को क्यों, मतलब वो केस अपनी जगह यानी मौजूद खत्म है। नहीं हुआ था, वो अपनी जगह पिटीशन थी, ये चल पड़े थे, इसको पहिए लग गए थे जी नवाज शरीफ साहब वाले। वो 436 जो पाकिस्तानी हैं उस केस की समाअत 9 को हो रही है, जिनके नाम पनामा लीक में थे, ठीक है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, 2 रुकनी बेंच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो बाकी जो लोग थे वो पनामा का केस लग गया, उससे ज्यादा या शायद उतना ही अहम केस ये हुआ था 2007 में। अखबार में खबर छपी थी और उस खबर पे सुमोटो नोटिस ले लिया था इफ्तिखार चौधरी साहब ने, और खबर ये थी कि 54 अरब रुपया मुख्तलिफ शख्सियात ने, कोई 22 शख्सियात ने गालिबन बैंकों से कर्जा लेके माफ करवाए। इफ्तिखार चौधरी साहब ने उस पर सुमोटो ले लिया। अब जनाब हंगामे, सियासत, अदलिया बहाली तहरीक, आगे पीछे दाएं बाएं, वो केस जो है वो, लेकिन नंबर लग गया उस पर। उसके बाद ये हुआ, वो था कितना, 54 अरब। वो उस केस की समाअत होने जा रही है 3 तारीख को, ठीक है। 3 तारीख को उसकी समाअत होने जा रही है, 3 जून को। अच्छा, ये उसके बाद यानी आप देखें कि 54 अरब रुपया लोगों ने बैंकों से लिया कर्जा और खा गए। 62 शख्सियात उन्होंने माफ करवा लिया। लेकिन इस केस पे फिर 2009 में मैं अभी सर्च कर रहा था तो द नेशन में मुझे जाहिद कशकोरी साहब की स्टोरी मिली कि ये सुप्रीम कोर्ट को ये बताया गया कि 193 अरब 193 बिलियन के कर्जे लोगों ने माफ करवाए हैं 12 साल जी। ये 2009 की स्टोरी है, ठीक है। 1997 से लेके 2009 तक 12 सालों में 193 अरब रुपया माफ करवाए बैंकों से। अच्छा, फिर उसके बाद ये हुआ, अल्लाह भला करे, ये 2011 में फिर पब्लिक अकाउंट कमेटी के सामने, ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून को मैं कोट कर रहा हूं, कितना पैसा खाया है इस मुल्क में लोगों ने। अच्छा, ये आप देखें, लेकिन हर दफा जो कि बच के निकल जाते हैं ना, ये इसके यहां रुकिएगा, ये इसके मैं 2 पैराग्राफ ये देखें। ये पूछिए, पब्लिक अकाउंट कमेटी को ये बताया जा रहा है कि 259 बिलियन 1971 से कर्जा लेके खा गए लोग, ठीक है। यानी कर्जा जो सुमोटो एक्शन हुआ था वो तो 54 बिलियन, जो सेकंड पैराग्राफ में नजर आ रहा है ना, 54 बिलियन पे हुआ था। रिपोर्ट जमा करवाई गई कि 259 बिलियन 1971 से हुआ है। अब याद करें कि पिछली हुकूमत में कर्जा माफी कमीशन बना था, लेकिन वो गायब हो गया था क्योंकि इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ है ना। आज जो आपको नजर आते हैं
बड़े बड़े इन्होंने कैसे अपने की, कैसे हैं ये, क्या हैं, इन्होंने अपने बैंकों से कर्जे लिए, कर्जे माफ करवाए, अपने आप को दिवालिया शो किया, पैसा खा गए, ठीक है। और उसके बाद जो है वो बैंक के बैंक आ गए, बैंक ही बना लिए फिर अपने, फिर पूरा पूरा बैंक। अब ये केस अचानक, जो मैं कहता हूं बरेड अलाइव, ये केसेस अपनी जगह रहते हैं। ये जनाब केस लग गया है 54 अरब रुपया माफी अस्कुद नोटिस, ये लग गया है 3 तारीख को। एजाजुल एहसन साहब 3 रुकनी बेंच इसकी समाअत करेगा, और मैं उम्मीद करता हूं यकीनन हमारा मीडिया, हमारे जो बड़े ज़बरदस्त इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स हैं, या जो वो इसको अपडेट करेंगे कि 2000 यानी 2009 के बाद से लेके 2023 तक मजीद कितना बैंकों से कर्जा लेके माफ करवाया गया, और आखिर वो मगरमच्छ कौन है जिन्होंने ये कर्जा लिया, और ये कितना कर्जा हो गया होगा आप सोचें, और ये माफ है। यानी ये बैंक को, जो बैंक की, तो इनको सबको पकड़ के, मतलब ये नया एक आया है ना, इनसे कर्जा निकाला जाए। और तो ये 2 केसेस मेरे लिए बड़े इंटरेस्टिंग हैं कि ये लगे हैं अगले हफ्ते। देखें ये आप, ये हम नहीं करेंगे ना, ये आप तस्वीर कर सकते हैं कि किसी दुनिया के बैंकों के अंदर, यानी लोग, यानी बदमाशी अपना बैंक बनाए, अपना बैंक लोग पैसा डालें, वो खा के फिर भाग जाए, फिर बैंक बंद हो जाए, फिर दूसरा फिर वो कारोबार बना लें। तस्वीर कर सकते हैं किसी माशरे में किस तरह से हो रहा हो, और कोई उसके बाद मट्टी पाव करके आगे निकल जाए। तो ये अदालत बहुत जबरदस्त, और ये जो सिराजुल साहब की पिटीशन लग गई है ना कि बाकी कौन से लोग हैं ऑफशोर कंपनियां, ये बहुत जबरदस्त केस है। और मेरा ख्याल है और बाकी भी आ जाएं, पनामा से हटके और भी तो बहुत सारे ये ऑफशोर कंपनियां, बीच में स्कैंडल आया था, मैं नाम भूल गया, वो भी तो बहुत सारे और भी तो हैं जो ऑफशोर कंपनियां बनाई हुई हैं लोगों ने, अच्छी भी हैं, ठीक भी हैं, वो जायज काम भी होता है, मगर जो पैसा रखा हुआ है वो तो पता चले। अच्छा, मैं ये बात कह रहा था कि देखें, ये जो मैंने क्या भी बात की, ये इसकी ब्रिक्स की, ये देखें वहां पर वही बात कि 2001 में वो डिसाइड हुआ, ये 9/11 के बाद था ना, कि जी इन्वेस्टमेंट कम हो रही है अमेरिका में, तो वहाँ से ये तस्वुर आया ब्रिक, ठीक है ना, ब्रिटेन, इंडिया, चाइना, ठीक है, रशिया, और बाद में वो ब्रिक्स हो गया 2006 में, साउथ अफ्रीका भी आ गया, चाइना। तो वो उसके वज़राए खारजा का इजलास हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। उसकी वजह ये है कि उसमें अब आप ये देखें, ये इसमें दुनिया की आधी आबादी तो पहले ही है, इंडिया और चाइना है ना इसमें, तो आधी आबादी तो पहले ही है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें 2 चीजें डिस्कस हो रही हैं। पहली तो चीज डिस्कस हो रही है इसकी एक्सपेंशन, कि इसमें तोसी कितने मुल्क मजीद आएंगे। इसमें अभी तक तो 5 मुल्क है ना, इसमें मजीद मुल्क आना चाह रहे हैं, और इसमें कोई मेरा ख्याल है कि 10-12 मुल्कों के तो वज़राए खारजा मौजूद हैं वहां पे अभी से, जैसे सऊदी वजीर खारजा मौजूद है, सऊदी अरब ब्रिक्स में आना चाह रहे हैं। अब मुझे बताएं, सऊदी अरब आज आ गया, यूएई आ गया, इजिप्ट आ गया, ये सारे आना चाह रहे हैं, बहरीन, ये सारे ब्रिक्स में आना चाह रहे हैं, और ब्रिक्स में आएंगे तो फिर ब्रिक्स की करेंसी आ रही है साथ ही। जो मैंने उस दिन भी कहा था कि एनबीडी बैंक में सऊदी अरेबिया पेट्रो डॉलर खत्म हो रहा है, ये पेट्रो डॉलर देखें, मतलब डॉलर की पेमेंट, पेट्रोल की पेमेंट्स डॉलर में हो रही थी, वहीं से पेट्रो डॉलर निकला था ना। तो अगर चाइना को आप दे रहे हैं तो वो पेट्रो युआन हो रहा है, तो ये जो है, ये दुनिया उसी में करेंसी में देंगे ना, आप क्यों देंगे, तो ब्रिक्स करेंसी आ गई है सामने। अच्छा, ग्लोबल टाइम्स इस पे क्या कह रहा है? ग्लोबल टाइम्स कह रहा है, जब तेजी से कोट करूं क्योंकि ये रेफरेंसेस बड़े इंपॉर्टेंट है, ब्रिक्स फॉरम मिनिस्टर्स मीट विद एक्सपेंशन इन फोकस, एक्सपेंशन, ठीक है, और आइस कॉपरेशन। फिर उसके बाद तस्नीम न्यूज एजेंसी कह रही है ईरान से, ईरान टू सून होस्ट कॉन्फ्रेंस ऑन कॉपरेशन विद ब्रिक्स कंट्रीज, फॉरेन मिनिस्टर वहां पे हैं ईरान के। देखें ये दुनिया फिर अरब न्यूज क्या कह रहा है, सऊदी फॉरेन मिनिस्टर, ईरान, सऊदी अरेबिया, ये सारे मौजूद हैं ब्रिक्स में चाइना के साथ। फिर उसके बाद जो है वो 2 दिन पहले हम ये खबर दे चुके हैं फाइनेंशियल टाइम्स की, ब्रिक्स बैंक के साथ सऊदी अरेबिया अपने मामला कह रहा है, और वो सारे मामला। और फिर उसके बाद जो है वो ये फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स है अभी, तो सारे मुल्क इसमें आना चाह रहे हैं। अच्छा, ग्लोबल साउथ को ये लीड, ग्लोबल देखें ये ऐसे ही एक, लेकिन एक बहरहाल इस्तिलाह है, यानी ग्लोबल साउथ ये है कि ग्लोबल ये नक्शे के हिसाब से नहीं है, ज्योग्राफिया ही नहीं है, लेकिन ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ अगर हम मैप उसको दिखा सकें,
उसमें यह है कि जो ग्लोबल नॉर्थ है वो अमीर मुल्क हैं, यूरोप और उसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ये बरतानिया, ये और ग्लोबल साउथ जो है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वो मैंने आपसे कहा ना वो ऐसी वो ब्रांड लाइन है जिसको आप हाँ जिसको डिवीजन को आप अफ्रीका, एशिया, ये जिनको तरक्की पजीर ममालिक कहते थे, तीसरी दुनिया कहते थे, 77 मुल्क होते थे एक जमाने में सर जंग। तो ये अब ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ, ये ग्लोबल साउथ के जो मुल्क हैं जो कि तरक्की की तरफ, हाँ वो उनको लीड करने जा रहा है ब्रिक्स। अच्छा, क्योंकि जो है आप ये देखिए ना कि वो G7 तो खत्म हो गया, वो G7 कहां, आधी से ज्यादा आबादी तो ब्रिक्स में है ऑलरेडी दुनिया की। वो 25% से ज्यादा अगर सऊदी अरेबिया चला गया तो मजीद जीडीपी बढ़ जाएगी उनकी। तो बात यह है कि ये अब ये जो चेंज हो रही है, ईरान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, बहरीन, अर्जेंटाइन, ये मुल्क सारे, अल्जेरिया, ये मुल्क सारे जब जा रहे हैं, इंडोनेशिया, तो पाकिस्तान नहीं जाएगा सर? बिल्कुल बिल्कुल सर। आगे जाके पाकिस्तान ने जान ही छोड़ा नहीं आईएमएफ से। ये सारी जिंदगी एक ही आप दुनिया में खुल रही है दुनिया, तो आपने और ऑप्शंस ये नहीं कि आप मतलब आप निकलें इससे आईएमएफ से। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, और फिर उसके बाद आप अपने सऊदी अरेबिया से लेने हैं तो हो सकता है आप किसी और करेंसी में ले रहे हो डॉलर्स की जगह फ्यूचर में। सर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। अगर चाइना किसी और करेंसी में ले सकता है तो हम भी ले सकते हैं इंशाल्लाह सर। आइंदा हम रशिया से ले सकते हैं। इस डेवलपमेंट पर बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नायरा अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अपना दोस्तों रिश्तेदारों को नवा के लोगों का सफर ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।